हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीपीएससी के लिए जो पॉलिटिका प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये जो पॉलिटी सीरीज होगा ये यूपीपीएससी के लिए नहीं, क्योंकि यूपीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एमपीपीएससी के भी, क्योंकि ये इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पीएससी लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। चाहे वो राजस्थान पीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, और ये सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं अगर आप इसको कर लेते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी यूपीएससी लेवल के भी हैं जो यूपीपीएससी में अधिकतर आते रहते हैं। उस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो आपको देयर इज नो नीड टू रिलाई एनी अदर सोर्सेज। तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। कम से कम 99% क्वेश्चन आप जरूर अटेंड कर लेंगे। एक दो परसेंट आप भले ही किसी क्वेश्चन में मिस कर जाए, नहीं तो आप पूरी क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे आफ्टर वाचिंग दिस सीरीज। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें। अभी ये चैनल काफी नया है तो, लेकिन आपको सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपको एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव द 56 question. The federal system of India and the USA are different in all the following respects except. ओके तो इसमें देखो, इंडिया और यूएसए के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंट पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें एक्सेप्ट पूछ कर दिया। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझना बड़ा जरूरी है, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है एक्चुअली सिमिलरिटी पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट, कि दोनों डिफरेंट है लेकिन एक में ऐसा है कि जिसमें डिफरेंट नहीं है। किसमें डिफरेंट है कि देखो, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर हाउस, जो हमारे यहाँ राज्यसभा और उनके यहाँ सीनेट है, वहाँ के रिप्रेजेंटेशन में वहाँ के हर स्टेट को 2 सीट मिली है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये तो डिफरेंट है ही। डुअल सिटीजन, हाँ इंडिया ये भी डिफरेंट है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। इंडिया follow only one citizenship. Okay, either you are coming from UP, Bihar, or from north or south, from anywhere in the India, you are citizen of India only, not from any particular state. Okay, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। You are coming from like Florida, then you have citizenship of USA as well and Florida as well. तो ये चीज वहाँ यूएसए में डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यूएसए में डुअल सिस्टम कोर्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में है। इंडिया में एक्चुअली नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, वहाँ पे डुअल सिस्टम है। कहने का मतलब कि जो स्टेट के सब्जेक्ट होंगे, वहाँ के जो फ्लोरिडा का अगर कोई आपने लॉ ब्रेक किया है तो वो केवल फ्लोरिडा के ही कोर्ट के अंडर आएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आपने यूपी में कोई क्राइम किया है तो ऑफकोर्स पहले आपको यूपी के जो लोअर कोर्ट है उसमें अपील करना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। इवन इन मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है कि अगर वो लॉ डिफाइन करेगा वेयर यू कैन गो। डुअल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स इंडिया है आल्सो डुअल गवर्नमेंट और यूएसए है आल्सो डुअल गवर्नमेंट। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पैटर्न ये और लॉ से सही हो जाएगा। तो इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा देखेंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्वेश्चन को, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू गवर्नमेंट्स, दैट इज यूनियन government, state government, a dual form of government which is similar to federal practice in USA. Division of power between the union and its constituent, जिसे 7 शेड्यूल में जो दिया गया है वो सारी सी बातें यहाँ पे दी गई है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी की बात कही गई है इंडिया के रेस्पेक्ट में। फिर पार्शियल रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर कई बार पूछता है। इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑफ कोर्स इट इज इंटरप्रेटेड बाय आवर judiciary only, so it's a basic principle, actually it's a spirit of our constitution। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। आगे 57 क्वेश्चन है, तो उसको करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो सीरीज है ये आपको हर लगभग हफ्ते में 6 से 7 दिन मिलेगा। तो आप इस चीज बिना किसी एक वट के आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और अभी भी एग्जाम अक्टूबर में है तो आप आराम से इस सीरीज को पूरा कर पाएंगे और अदर सब्जेक्ट्स के भी वो आ जाएंगे। जितने भी पार्ट होंगे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव 57 क्वेश्चन कर लेंगे। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट
about the Constitution of India is correct. Okay, so it was framed between December 1946 and December. Okay, let's see it. Although it is November, hai, but the drafts of Constitution were discussed in public meeting. Is correct about Constitution. The draft of Constitution were discussed in public meeting. Okay, it is shortest document of Constitution in the world. No, ये तो देखो जो असल कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुआ है वो 1947, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी तो बनती है अगस्त 1947 से। इसका पहले तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। नो, इट इज नॉट शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। इवन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट and longest constitution because we derived so many concepts and ideas from different countries। उस समय के जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां से हमने उसको अडॉप्ट किया गया है। इट केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द, ये तो सीधा सीधा गलत है। हमारा संविधान ही 26 जनवरी को जो है 1950 को लागू हुआ। ऑल्दो वी अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 बट वी इम्प्लीमेंटेशन 96 ये आता। तो ये पब्लिक मीटिंग में, हाँ ये बात सही हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिजोल्यूशन था, उन्होंने बाहर कुछ प्रॉमिसेस किए थे, उसी प्रॉमिसेस के हिसाब से उन्होंने अंदर, जो अब आप ट्रस्ट ऑफ टिरनी वाली जो वो स्पीच सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं और पब्लिक में किस तरीके का मैसेज था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो वो although each and every article was not discussed with public, but idea of constitution, how our constitution will be, that was discussed in public meetings. Okay, so that was the idea. So this would be the correct option. Okay, so yeah, 26th August 1947 Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare draft constitution for India. The drafting committee was entrusted with the task of preparing a new constitution after taking into consideration the proposal of various committee. The committee prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. The draft of Constitution was discussed in public meetings, and 8 months were given to the people of India to discuss the draft proposed amendments. The Constitution of India was adopted on 26th November. ये डेट आपको याद होनी चाहिए। The members appeared their signature to its 26 January 1946. ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। ये किस वजह से इम्पोर्टेंट है? The Constitution of India came into force 26 January 1950. This is also important, as all we know. 58 question: how many types of justice, liberty, equality, and fraternity in order have been mentioned in preamble of the Constitution? ये आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको जब आप याद कर पाएंगे तभी आपको ये चीजें याद होंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मनी टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। सोशल जस्टिस कितने तरीके से दिया था? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये SEP, ये हो गया जस्टिस का। ये तीन किसमें है? ये पहला ही 3 में है। फिर उसके बाद लिबर्टी की बात, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। तो ये जो लिबर्टी, ये यहाँ पे आप देखें लिबर्टी कितने में दिया गया। लिबर्टी ऑफ थॉट 1 2 3 4 4 1 5। ओके, तो 3 5 2 1, ये आपको ऐसा याद होना चाहिए। तो ये देखो जस्टिस कितने में दिया गया है, लिबर्टी कितने में दी गई है, इक्वलिटी कितने में दी गई है। इक्वलिटी की देखो यहाँ पे इक्वलिटी होगी। वेयर इज इक्वलिटी? ओके, लेट मी चेक। यस, इक्वलिटी इज हियर। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये 2 चीजों में दी गई है। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल इट्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक मतलब सभी के बीच में किया गया है, तो वो एक चीज में हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं होगा तो आपका प्रियम्बल याद नहीं होगा। क्योंकि एंड इवन प्रियम्बल से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रियम्बल को कई बार, जैसे ये सोशल सेक्युलर, ये जो है कहा गया, ये सॉवरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है और उसको पूछा जाता है विच वन इज राइट ऑप्शन। तो आप इस तरीके से याद कर दिए। SSS
DR। ओके, तो DR तो हर किसी को याद हो जाएगा। पहले तो आप सावरिन होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, तभी सोशलिस्ट हो सकते हैं, तभी आप सेकुलर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इन तीनों चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके, 59th, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, देखो कुछ तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है कि आपको लगे कि हम कम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको इस इतने क्वेश्चन से इसका 4 गुना कम से कम ज़्यादा फैक्ट आपको हो जाएंगे। केवल आपको एक बार इससे गो थ्रू हो जाना है, यू विल रिमेंबर मोर फैक्ट्स। ओके, सो वी हैव टू, ओके, सो लेट्स मूव। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें भाई रिफ्लेक्ट होता है? देखो प्रियम्बल, कितना कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है दिख सकता है। तो ये पहला ही हो सकता है, प्रियम्बल। ये पहला, सॉरी, ये पहला ही है। पहला क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने बात किया, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इवन जो प्रियम्बल है ना, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रेजोल्यूशन था, जो जो उन्होंने पहले, और ये हमें रेजोल्यूशन बताइए किस डेट को उन्होंने रेजोल्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया था, उस डेट को बहुत बार पूछा जाता है, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट डेट। आई कैन रिमेंबर 1946। ओके, दिसंबर, ये इतना मैं बता देता हूँ, डेट आप बताइए। तो या प्रियम्बल, प्रियम्बल एक्चुअली आइडिया को बताता है। और ये चीज देखो, ये बेरुबारी केस आ गया, इन बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रियम्बल सर्व एज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ constitution which may show the general purpose of which they made several provisions in the constitution. The preamble set the objectives, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बेरुबारी केस है क्या? बेरुबारी केस एक्चुअली बतलाता है ना कि आर्टिकल 3 यूज होगा कि 368। आपको याद होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रेडक्लिफ ने एक्चुअली लाइन कैसे खींची थी, जैसे मान लो बांग्लादेश के साइड में हम देखते हैं, ये बांग्लादेश की लाइन खींच दी गई। तो रेडक्लिफ ने क्या किया था, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन, उसने ऐसे सीधा लाइन खींच दिया। और हुआ क्या कि बहुत सारे इंडिया लोगों का मतलब घर इधर है, खेत इधर है, या फिर घर के सीधे मतलब आंगन इधर पड़ रहा है और ये इधर पड़ रहा है। तो वो चाहते थे कि इसको सेटलमेंट किया जाए, कि जो लोग यहाँ पे इस साइड में रहते हैं और जो बांग्लादेश की इस साइड में आ गए हैं, जिसे उनका घर कुछ इधर पड़ रहा है कुछ इधर पड़ रहा है, इसको सही किया जाए। तो उसी को, लेकिन अब क्योंकि बाउंड्री खींच दी गई है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए आर्टिकल 368 होगा। तो उस, तो हालांकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी और इंडियन गवर्नमेंट की भी, कि उन्होंने इस चीज को बड़ी ही बिना झगड़े का, बिना ही वॉर का सुलझा लिया उन्होंने बातचीत करके। और उस समय नेहरू ने इस बात को प्रपोजल दिया कि भाई जो उधर के लोग हैं, जो इधर की जमीनें हैं उधर कर देते हैं, उधर के लोगों की इधर कर देते हैं। तो दैट वाज द सिंपल मेथड। लेकिन वो जो मेथड था, क्योंकि फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी टेंशन होने लगा, फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो अभी जा करके 2015 आप जब 100वां जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, वो वही चीज़ को बतलाता है। ओके, सो बहुत सारी इनक्लियर थे, जो हालांकि इंडिया को ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा था। तो ऐसा चीज़ होता है। तो वो चीज़ वही थी। और आप एक अभी न्यूज में और सुन रहे होंगे, कच्छा तीहू। तो कच्छा तीहू को जो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उसने बिना किसी अमेंडमेंट के दे दिया, क्योंकि अगर एक बार बाउंड्री खींच गई तब तो पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। अगर बाउंड्री नहीं खींची है, तो अगर फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, तो वो केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर वो उस चीज़ को दे सकता है। तो उस समय की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश से हमें अच्छे रिलेशन बनाने थे, तो उस समय उनको ये दे दिया गया और ये एग्रीमेंट बनाया गया कि जो वहाँ की वहाँ पे जो है, जो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, उनको वहाँ पे जाल वगैरह सुखाने, हालांकि वो लैंड जो, वो आइलैंड जो है, वो रहने लायक नहीं है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। दैट्स मोर पर्पज ऑफ फिशिंग ओनली। तो उस तरीके से किया गया था कि ताकि वहाँ के डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जा सके। आप कुछ वहाँ पे देते हो। इंडिया ने भी एक टेरिटरी को वहां से लिया था, उस टेरिटरी का आप नाम बताइए जो उस पे बांग्लादेश पहले क्लेम करता था, लेकिन उसके बाद जब वो कच्चा पीहू को उनको दे दिया गया, तो बांग्लादेश ने उस आइलैंड को पर अपना दावा हटा लिया। तो उस चीज का आप बताइए वो कौन सी जगह है? ओके, वो आपको मिलेगा कन्याकुमारी के थोड़ा सा बगल में मिलेगा। आप उसको जरा सर्च कीजिए और बताइए मुझे। ओके, which one of the following schedule to the Constitution of India provides for setting up of district autonomous district council? Okay, ADC,
आप ये दो देखो, अल्फा जो पहले अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी, ये बहुत ही भयानक अल्फाबेट है वो। तो उन सबको ये सिक्स शेड्यूल की हालांकि बात करता है। तो ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सिक्स शेड्यूल में कितने स्टेट आते हैं? 4 स्टेट आते हैं। आप मैप में इस तरीके से याद रखें, जैसे ये मान लो अ, ये मैप हो गया, ये मेघालय यहाँ पे हो गया, तो ये त्रिपुरा हो गया, सॉरी ये त्रिपुरा हो गया। तो ये असम, असम मेघालय त्रिपुरा और ये मिजोरम। इधर के जो स्टेट है, बांग्लादेश से जो सटते हुए स्टेट है, यही स्टेट ऐसे हैं जो सिक्स शेड्यूल में आते हैं। और एक इनर लाइन परमिट होता है। इनर लाइन परमिट में आप ऐसे देखेंगे ना, जो म्यांमार से सटे हुए जो स्टेट हैं वो इनर लाइन परमिट में आते हैं। जैसे मिजोरम कॉमन हो गया, मिजोरम दोनों में आएगा, सिक्स शेड्यूल में और इनर लाइन परमिट में भी। और फिर उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये जो, तो ऐसे अगर आप वी के शेप में देखेंगे, इधर वाले जो स्टेट है वो हाँ, ये जो कॉमन होगा मिजोरम, वो सिक्स शेड्यूल में, इधर वाले वो इनर लाइन परमिट में। तो इनर लाइन परमिट कई बार पूछता भी है और सिक्स शेड्यूल भी पूछता है, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट। देखो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, दैट्स इट। Okay, which of the following is the first state in India formed on basis of language? As all we know, Andhra Pradesh. Okay, so और इसमें इनकी किसकी डेथ है? पोट्टी सिर्रामुल्लू। ये साउथ लोगों का थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये कांग्रेस के ही उस समय के थे मेंबर, और ये चाहते थे कि इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए। तो तमिलनाडु से ये अलग होना चाहते थे। तो उन्होंने एजिटेशन किया और 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो फिर वहाँ वहाँ गवर्नमेंट जो है फोर्स बहुत प्रेशर में आ गई। तो आंध्र प्रदेश को पहली बार लैंग्वेज के बेसिस पे, नहीं तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की बात नहीं हो रही थी। इवन गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी कॉल्ड जेपीसी। देखो जेपीसी क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। ये भी एक जो कमेटी है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कमेटी किसकी चीज़ की बात करती है। तो ये देखो 3 मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, टू एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट afresh. This committee again dismiss the idea of reorganization of state on linguistic basis. तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये लिंग्विस्टिक बेसिस को फेवर कर रहे थे या अगेंस्ट में थे? नो, दे वर नॉट इन फेवर। क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी थी, तो दे वर इन फेवर कि स्टेट जो है बनाए जाए, छोटे छोटे स्टेट बनाए जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन दे वर नॉट इन फेवर टू मेक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन अल्टीमेटली आप जानते हैं, जब पब्लिक प्रेशर डालती है तो हर किसी का लैंग्वेज अपना इम्पोर्टेंट होता है, और उस हिसाब से फिर उनको स्टेट बनाने पड़े। तो और यही सब कारण था कि शुरुआत में जब आप देखेंगे कि 1950 में जब इंडिया एक नया रिपब्लिक बनता है, तो ये वेस्ट वेस्ट जो उस समय का वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि देयर कोई भी कंट्री एक्चुअली सरवाइव कर सकती है, तो देयर कुड बी ओनली वन आइडिया, वननेस वाज द आइडिया, कि एक रिलीजन, एक लैंग्वेज और एक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी बेसिस पे कंट्री कोई सरवाइव कर सकती, नहीं तो नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया प्रूव देम रॉन्ग। दैट्स व्हाई इवन दैट टाइम नो डेवलप्ड कंट्री वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और दे वांटेड टू हेल्प इंडिया एज वेल। दे वर वेटिंग वंस इंडिया विल डिवाइड इन मल्टीपल पार्ट्स, देन दे विल लुक देयर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया इवन बढ़ता ही गया। और जैसे सिक्किम को, और भी ऐसे गोवा को बाद में अपने कंट्री में मिलाता गया। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया की जो है, कि हम सभी लोग अच्छे हों, तो उस कॉन्सेप्ट को जब अपनाया गया, तो उन्हें वेस्ट वालों को भी बाद में समझ में आया कि नहीं, डाइवर्सिटी कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू be a country. Okay, so which 62 question, which of the following provisions of Constitution of India became effective from 26 November 1949? देखो ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया इसमें। एक तो ये कौन कौन सी चीज है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें देखो, एक तो सिटीजनशिप, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। सिटीजनशिप और इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शन, और ये केवल 2 प्रोविजंस। लेट मी चेक आंसर ऑफ इट एंड लिटिल बिट कंफ्यूज। भी यही 2 होगा बस, कि इमरजेंसी तो बाद में ही आया है। तो इलेक्शन और ये दो चीजें पहले आई थी, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। तो क्या क्या पहले आर्टिकल्स में जो है इंक्लूड किया गया था? तो आर्टिकल 394 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स
दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये सब कौन सी है? सिटीजनशिप की बात करता है 60, 324। ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है 367, 379, 394 केम इनटू फोर्स सिंस द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। तो ये इतनी चीजें, एक तो सिटीजनशिप, एक इलेक्शन, ये एक दो चीजें हैं जो मतलब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय इसको हमने अडॉप्ट कर लिए। बाकी को हमने फिर रेस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फॉर द इलेक्शन कमीशन। और आप बताइए इलेक्शन कमीशन डे कब मनाया जाता है? ये आया 25 जनवरी, 25 जनवरी। ओके, और इसी को वोटिंग डे भी शायद कहा जाता है। पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5 to 11 डील्स। ओके, so let's move to the next question. Which one of the following is correct combination of language included in 8th schedule of constitution? तो आपको सारी लैंग्वेज तो याद होनी चाहिए। आप तुलु नहीं है, उर्दू है। देखो इसमें उर्दू, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी सब, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। संथाली, देखो मैंने बताया है कि 1967 में सिंधी पहले ऐड होता है। कहाँ गया सिंधी? सिंधी को ऐड करते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। ओके, ये चीज आती है। फिर बी डी एम एस 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। तो कितने हो गए? ये 7, एक 8। ओके, तो 7, 8, 8 या 22 है। तो पहले 13 थे, फिर एक आया, फिर सिंधी जुड़ा तो 14 हो गए। 14 में फिर 3 जुड़े तो 17 हो गए। नहीं, पहले 14 थे, सॉरी, पहले 14 थे, एक जुड़ा तो 15 हो गया। 15 3 18 हो गया। 15 3 18, फिर लास्ट में 4 जुड़ते हैं, फिर 22 लैंग्वेज हो गए। तो अभी तक हमारे पास कितने लैंग्वेजेस हैं? अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थे, देयर वर 14 लैंग्वेजेस। ओके, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। विच, तो यहाँ पर मैंने 2-3 तरीके के क्वेश्चन बता दिए कि कौन से अमेंडमेंट के तहत कितने लैंग्वेजेस इंक्लूड हुए हैं। पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सिंधी जुड़ा था 1967 में। फिर इसके बाद 3 लैंग्वेजेस जुड़ी थी। 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, कहाँ गया मणिपुरी, वेयर इज मणिपुरी, वही मणिपुरी और नेपाली। ये 71 के तहत जुड़ी थी। फिर उसके बाद कौन कौन से जो थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों जो है 92nd अमेंडमेंट के तहत जुड़ी थी। सो दैट्स इट। फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट regarding the preamble to the Indian Constitution? It is source from which parliament derive its power authority. Okay, ये क्या कह रहा है कि preamble of, okay, any citizen of India can move to the court if state of its authority violates any provision envisioned in the preamble। दोनों आंसर गलत है। तो प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, और इंटरप्रिटेशन करने का भी वो एक मीडियम हो सकता है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअली वेयर वी डिराइव पावर। ओके, और ये जो है आप केवल प्रियम्बल के आधार पे आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर, ओके, टू द लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये 65th क्वेश्चन को देखें। 65th, मैच लिस्ट फर्स्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, सो curtails of power, curtailment of power of judicial review, abolition of right to property as the fundamental rights। ये तो सीधा इस पे चला जाएगा। lowering the age of 21, ये 61 है। फिर addition
एडिशन ऑफ द प्रियम्बल ऑफ सेक्युलर, ये 42 है, ये जो है ये। तो पहले का ए का 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये वाला शेड्यूल है। Which one of the following objective is not embodied in preamble to the Constitution of India? ये कौन सा जो है प्रियम्बल में नहीं मेंशन है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, देखो जस्टिस की बात की गई है। ओके, सो लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं आती, तो ये वाला जो है ये सही है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, ये जो 5 लिबर्टी हैं उसमें इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, जस्टिस में है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वो जो है। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर है। फिर which of the following are enshrined in third schedule of the Indian Constitution? Okay. Form of oath of office of minister for the union. Form of oath to be made by Chief Justice of Supreme Court. Okay. Form of oath of president. Form of oath to be made member of parliament. देखो इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रोविजन है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है इनके लिए अलग से ओथ का प्रोविजन है। लेकिन हाँ, ये और भी यही अक्सर पूछता भी है कि प्रेसिडेंट का नाम घुसा देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए हमारा एक अलग प्रोसीजर, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो उसके लिए अलग से इम्पीचमेंट का और इन सब का प्रोसीजर है। हालांकि जुडिशरी के लिए भी है थोड़ा सा, मतलब उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन वो जो है शेड्यूल थर्ड में नहीं आते। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। यस, सी इज वुड बी द आंसर। तीसरा इसमें गलत है। द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द टेक ऑफ ओथ टू ईदर स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोlemnly affirm to bear true faith allegiance to the constitution. The third schedule provides form of oath और affirmation. इसमें देखो कौन कौन से लोग जो है ओथ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर यूनियन मिनिस्टर में सारे कैबिनेट मिनिस्टर सभी तरीके के मिनिस्टर आ जाएंगे, चाहे ये यूनियन के हों चाहे ये स्टेट के हों। द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। फिर द जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके, इसमें देखो क्या क्या नहीं है, न तो प्रेसिडेंट है न तो गवर्नर है। इसको देखो फिर 68, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज सीमलेस वेव? किसने कहा था? ये तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। ये एक ना कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे ब्रिटेन के, जो कमेंट करते थे बहुत सारी चीज़ों पर। तो ग्रेविल ऑस्टिन in his book The Indian Constitution Cornerstone of Nation, Austin conceptualized India's conceptual edifice in terms of seamless wave. ओके, ये देखो टर्म केवल एक उठा करके पूछ लिया गया है। कंपोज ऑफ 3 इंटरव्यूड स्टैंड्स विच वर इंटेंडेड टू बी स्ट्रेंथन टुगेदर, सोशल रिवोल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, देखो बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रोटेक्ट किया है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखो प्रियम्बल ऑफ इंडिया को क्या क्या किसी ने कहा है कि एवी डाइसरी ने क्या 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 कहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी बिफोर, उसमें जो इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है वो एवी डाइसरी ने कहा है। फिर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है के.एम. मुंशी ने। किसको कहा है? प्रियम्बल ऑफ इंडिया को। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है ठाकुरदास ने कहा है। फिर आइडेंटिटी कार्ड कहा है एन.ए. पंखलीवाला, सॉरी नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट नेम, एन.ए. पलखीवाला, यस, एन.ए. पलखीवाला ने कहा है। फिर प्रियम्बल पेज की पेंटिंग किसने कही है? उसको, ये सब आपको ना याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से कई बार ऐसे क्वेश्चन, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बिना इसको जाने आप कर नहीं सकते। उसमें कोई ट्रिक वगैरह या फिर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वो दैट यू हैव टू
वो रट्टा मारना ही पड़ेगा। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, देखो, द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, द यूनियन एंड लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की बात ही नहीं करता। एक्ट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नो इट्स नॉट, ये भी नहीं होगा। इंडियन टेरिटरी की बात करता है, इसमें ये सही होगा। ओके, इंडियन, और देखो टेरिटरी जब हो जाए ना तो उसमें देखो यूनियन टेरिटरी और स्टेट सारे आ जाते हैं, लेकिन केवल स्टेट की बात होता है। तो ये स्टेट मतलब कि जो प्रॉपर स्टेट है, हमको पता है कि हमारे इंडिया में दो तरीके के, एक यूटी होता है, एक स्टेट होता है। तो जब ये दोनों को मिला लिया जाता है उसको टेरिटरी बोलते हैं, लेकिन जब केवल इसको बोलेंगे तो इसको यूनियन बोलते हैं। ओके, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये आर्टिकल देखो, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आर्टिकल 1 से 4 तक की बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। इट आल्सो इंक्लूड्स द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स, कि किसी स्टेट की जुरिडिक्शन कहाँ तक है, उसके अपने टेरिटरी तक ही है। और फिर 70 देखेंगे, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। देखो, इंडिया और यूएसए से और यूके से ये बहुत बार पूछता है, तो इसको मिस नहीं कर सकते आप। रिजुडरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर। ओके, रिजुडरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, रिजुडरी पावर वेस्टेड इन स्टेट। फिर प्रेसिडेंट हैज पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये तो है, ये कॉमन है भाई। ये दोनों चीजें आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रही हैं इसमें, क्योंकि एक अगर इंडिया के पास है तो एक उसके पास है, तो ये दोनों कॉमन तो है ही नहीं। फिर द पावर, द अपर हाउस हैज सेम नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, तो ये भी, ये सेम मेंबर तो नहीं है, सम नॉमिनेटेड मेंबर्स अपर हाउस। यहाँ इंडिया में नॉमिनेटेड है, यहाँ में इंडिया में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन जो यूएसए है उसमें केवल 100 लोग हैं। हर स्टेट को 2 लोग दिए गए हैं, तो वहाँ से नॉमिनेटेड करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इंडिया में कितने हैं, 250 है अपर हाउस में। अपर हाउस मतलब राज्यसभा है, वहाँ पे यूएसए में सेनेट बोलते हैं। तो वहाँ पे केवल 100 मेंबर है, हर स्टेट को 2 मेंबर दिए गए हैं, और वो मतलब इलेक्शन के थ्रू आते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मतलब 12 लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है, और हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे यूपी का 31 है, यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। फिर बहुत सारे स्टेट में, जो छोटे स्टेट है उसमें 1 और 2 भी संख्या है। इन केस ऑफ पॉकेट वीटो द प्रेसिडेंट, तो इसमें केवल ये सही होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। अपर हाउस में सम नॉमिनेटेड मेंबर है नहीं दोनों वन में। द द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइड नॉर रिजेक्ट नॉर, ये वीटो पावर एक्चुअली है क्या, द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न। कि देखो, पॉकेट का मतलब यही होता है कि आप रख लो अपने पॉकेट में, तो वही चीज इसमें भी कहा गया है कि द बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन indefinite period. The president can exercise this power as constitution does not specify the duration within which he has to decide the fate of bill presented to him. It is type of veto which is also enjoyed by USA president, except the fact that he is bound by 10 days duration by constitution to take. वो 10 दिन के लिए बाउंड है, लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है। वो ज़्यादातर डिपेंड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस पे डिपेंड करता है। तो देखो, इसमें फिर ये मैचिंग वाला आ गया। मैचिंग वाला फिर अगेन गुड बी वेरी इजी। अभी हमने 61 का किया था, तो ये एज की बात करता है, 21 से 18 कर देता है। और मैंने ये देखो बताया था, 8 + 6 ये 14 ईयर, मतलब 6 साल से 14 साल की एजुकेशन की बात करेगा। तो राइट टू एजुकेशन हो गया। ये 8 से 14 ये राइट टू एजुकेशन की बात करेगा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये किसकी बात करता है, ये सीधा डिफेक्शन की बात करता है। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। जो एमपी एमएलए हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन, इसको देखो 10th शेड्यूल में भी ऐड किया गया है, तो वी हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग। 73rd, ये सारे इजी वाले हैं। पंचायती राज की 74 जो है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसमें कौन सा चला गया, पहला चला गया चौथे में। चौथे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है चौथा, दो दो ऑप्शन बचता है। फिर 73rd कहाँ जाएगा, ये तीसरे में जाएगा। तीसरे में यही ऑप्शन सही हो गया। फिर लेकिन इसको भी देखना, 62nd जो है ये पहले में जाएगा, तो पहले में जाएगा। रिडक्शन ऑफ वेजेज है, और
86 में राइट टू एजुकेशन में जाएगा, दो में। तो ये जो है सही आंसर हो गया। 72nd, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। डिवीजन ऑफ पावर क्या है? ये देखो, डिवीजन ऑफ पावर तो देखो, एक तरफ जुडिशरी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव, एक तरफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल गवर्नमेंट या लेजिस्लेशन भी कहते हैं इसे, लेजिस्लेशन हो गया। इनके बीच का जो सेपरेशन है, यही डिवीजन ऑफ पावर है। तो इसको देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नो, इट्स नॉट। इट्स partially true. It's true, but partially true. The different branches of government. Of course, it is. The polity and economy. No, it's not. ये तो पॉलिटी, बिना इकोनॉमी के कोई पॉलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। व्हाट इज पॉलिटी एक्चुअली? इफ यू सिंपल टर्म में अगर बात करें तो पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, दैट्स इट। सो बिना इकोनॉमी की कोई कंट्री जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकती। उसके पास अगर पैसे नहीं हुए तो हाउ दे विल रन गवर्नमेंट? नॉट पॉसिबल। इवन कोई घर भी नहीं चलाया जा सकता है। जैसे आप घर के लेवल पे आप ना कंट्री को ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक है, घर पे एक हेड वर्कर है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर भी होते हैं। फिर घर में भी थोड़े से आप सेकंड लेवल पर, जैसे अगर बड़ी फैमिली है तो दादा सबसे बड़ी लोग हैं, जो अगर अगर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अगर उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है तो सारी चीज़ों को जैसे देखते हैं, तो वैसे फिर पापा का जो सेकंड जनरेशन हो गया है वो फिर रिलीजन में आ जाएगा, स्टेट लेवल पर वो अपनी फैमिली को देखेंगे, फिर आप अपने लेवल पे आ जाएंगे। तो वो इस तरीके से आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, तो यही हमने अभी ऑलरेडी इसमें बताया है कि जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, और ब्रांचेज मतलब अपने भी डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, आर्टिकल 50 स्टेट्स एंड टेक स्टेप टू सेपरेशन द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये डीपी एसपी में आता है। तो separation of power refers to the division of government responsible into distinct branches to limit anyone. Okay, so let's move to the next question. I already explained before. Some Indian territory was transferred in 2015 to Bangladesh by following which procedure? Okay, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये एग्रीमेंट तो होता है, बट एग्रीमेंट इज नॉट इनफ। ओके, वी नीड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। एंड हाउ वी विल डू? देयर आर डिफरेंट मेथड्स। बाई लेजिस्लेशन पास बाय पार्लियामेंट अमेंडिंग शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन बाई अमेंडिंग शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द। देखो, ये अमेंडिंग, एक तो अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत भी। ओके, कि नाम बदल दिया, टेरिटरी किसी स्टेट का भाग थोड़ा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वो भी एक तरीका है, बट दैट्स नॉट इनफ। द अमेंडिंग शेड्यूल 1 to Constitution of India by exercising amending power of Parliament and ratified by 16th state। वो एक बार वो वो दूसरी चीज होगी, वो फेडरलिज्म को जो अफेक्ट करेगी तब वहाँ पे स्टेट की होती है। यहाँ पे फेडरलिज्म को तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर या दो स्टेट का जो है कुछ भाग जो किसी दूसरी कंट्री को दिया जाएगा, तो दैट कुड बी रिमूव्ड। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग पावर कहाँ पे है? 368, आर्टिकल 368 में। ठीक है, 119 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल है, ये याद रखेंगे। ओके, बिल में और एक्ट में अंतर होता है। बहुत सारे बिल एक्ट नहीं बन पाते जब तक प्रेसिडेंट उसे जो है अपना असेंट नहीं देता। पार्लियामेंट से पास होकर के जब प्रेसिडेंट उसे अपना असेंट दे देता है तो वो एक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बिल जो है एक्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोनों की, तो इस कई बार ये चीज़ जो है ना कंफ्यूज कर देती है। वो बिल दिया रहता है, लोग एक्ट समझ करके ऑप्शन सही कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो कई बार इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सॉट टू रेटिफाई द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एग्रीमेंट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। इट प्रपोजेस टू अमेंड द शेड्यूल 1 ऑफ इंडिया। शेड्यूल 1 क्यों किया गया? क्योंकि शेड्यूल 1 में ही स्टेट, टेरिटरी और इन सब की बातें की गई। तो शेड्यूल 1 को ही अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज द डिस्प्यूट टेरिटरीज occupied by both nations in accordance with bilateral land boundary agreement 1973। तो 1974 में एग्रीमेंट किया गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है विजिबल नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
ये आर्टिकल 365 दिया, 315 दिया है, आर्टिकल 315 दिया, आर्टिकल 280 दिया है, 148 दिया है, ये 323 ए दिया है। ये फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यूपीएससी। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यूपीएससी सीधा यहाँ 315 पे जाएगा। हालांकि फिर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये फाइनेंस कमीशन तो हर किसी को पता है, इस पे जाएगा 280 पे। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में देखो तो वही आर्टिकल है, एक 323, ये 320 भी, एक ये यहाँ पे जाएगा। और फिर जनरली यहाँ जाएगा। तो ये हो गया तीन, 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 दो दो पे ही रहेगा, तीन दो, एक चार, एक, ये तीन दो एक। सिंडिकेट मैच, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी देखो, अगर वही सिंपल वाला वही सेम क्वेश्चन वही पे है। ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो ऑल इंडिया सर्विसेज और यूपीएससी इसमें थोड़ा सा अंतर है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 312 आर्टिकल के बाद है, तो यूपीएससी 315 है। तो लेकिन यूपीएससी इसके एग्जाम से कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एक बॉडी हो गई, ऑल इंडिया एक सर्विसेज हो गई, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 368 अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया। फिर फाइनेंस कमीशन, इस पे आ गया। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज 320, तो आ गया 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, देखो 4, 3, 1, ये बी वाला ऑप्शन सही रहता है। तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर आगे हम और चेक करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है, जो आप एक बार केवल सुन, आप एक बार बस ऐसे ही फ्री टाइम पे या फिर किसी भी समय पे बस इसको आप करते जाएंगे, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही मतलब सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप आसानी से बहुत सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। और ऐसे वीडियो को आपसे आगे भी देखते रहेंगे। और अभी तो थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो आगे भी रिजॉल्व कर ली जाएंगी। तो थैंक्स फॉर ऑल, और